Heading towards the next unit, unit number 9, payment. This is the name of the unit, balance of payment, which is of 6 marks. Okay. 6 marks unit this will carry. 10 marks for national income, 12 marks for AD and AS, determination of income and employment, 6 marks money and banking, 6 marks government budget, and 6 marks this balance of payment. This balance of payment unit includes 2 chapters. Chapter number 11, foreign exchange rate. And chapter number 12, BOP, that is balance of payment. Okay, so these two chapters are in this unit, balance of payment. दोनों चैप्टर मिला करके आपके 6 मार्क्स के आने हैं. प्रोपोर्शन नहीं कह सकते कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, दोनों को मिला करके आएंगे ना. हो सकता है सारा का सारा एक में से दे दे, हो सकता है सारा उसमें से दे दे. It is not sure. जो आपका यूनिट का प्रोपोर्शन होगा उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमने, अब हो सकता है आप ये पढ़कर गए हैं, आपको इसमें से दे दें सारा के सारे 6 नंबर का, ये पढ़कर गए, हो सकता है सारा उसमें से दे दें. तो उन्होंने यूनिट वाइज प्रोपोर्शन दिया है, चैप्टर वाइज प्रोपोर्शन नहीं दिया है. इस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं. जो गवर्नमेंट बजट वाली यूनिट थी वो अकेला चैप्टर था. ओके, मनी एंड बैंकिंग में वाली यूनिट में भी 2 चैप्टर है, मनी और बैंकिंग. तो इस चीज का ध्यान करना कि मेरा जो प्रोपोर्शन है वो यूनिट वाइज है या चैप्टर वाइज है. तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपका पहला चैप्टर आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक, ये जो चैप्टर है ये आपको क्या बताता है? अभी तक तो हमने जो चीजें पढ़ी थी, गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो सब अपने देश की बातें थी ना. हमारे देश में कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है, कितने हम देश की इनकम अर्न करते हैं, कौन सी मनी चलती है, बैंकिंग की कौन सी फैसिलिटीज है, कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ये सब चीजें थी. लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं विदेशी सेक्टर की बात, कि हम फॉरेन कंट्रीज से हम किस तरीके से सामान लेते हैं, पेमेंट कैसे करी जाती है. मेन बात तो ये पेमेंट कैसे करी जाती है, क्योंकि पेमेंट जो भी आजकल तो हर एक देश मल्टीलेटरल ट्रेड को फॉलो करता है. यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपने ही देश के आप बिजनेस चला सकते हैं, क्लोज इकोनॉमी है, नहीं. आज के समय पे ओपन इकोनॉमी है और आपके लगभग हर देश से ट्रेड रिलेशंस होते हैं. आपको जहाँ पे सामान सही रेट पर मिलता है वहीं पे आप अपना सामान बेचेंगे ना, और ये भी सोचेंगे भैया मेरा सामान भी बिके थोड़ा सा. अगर कोई ऐसे देश हो जहाँ से मुझे सामान तो मिल रहा है लेकिन मेरा सामान वो नहीं खरीद रहा तो मैं क्यों लूं, तो इससे अच्छा वहां से लूं ना जहाँ पर मेरा सामान भी बिके, क्योंकि मुझे पेमेंट भी तो करनी है. आज अगर आपने कोई आपने चीज खरीदनी है, मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो एक ही दुकान पे जाके खरीद लेते हो? नहीं, आप पूरी मार्केट सर्च करते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो. ठीक है, तो इसीलिए आज के समय पर ऐसी शायद ही कोई इकोनॉमी होगी जो कि सिर्फ एक ही देश से ट्रेड करती होगी. मल्टीलेटरल ट्रेड चलते हैं आजकल, हर देश से हमारे बिजनेस रिलेशंस रहते हैं. तो अब जब बिजनेस रिलेशंस होंगे और ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो जाहिर सी बात है हमें उस सामान की पेमेंट भी करनी होगी. तो वो पेमेंट किस तरीके से करी जाए, क्योंकि हर एक करेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है. जो देश ज्यादा डेवलप होते हैं उनकी करेंसी की वैल्यू अलग होती है, जो देश कम डेवलप होते हैं, हमारे जैसा गरीब देश, वहां का करेंसी की वैल्यू कम होती है ना. और फिर हम कितना पेमेंट करना है, कितना हमें रिसीट्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हमें होने पड़ती है. तो जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. Chapter number 11, foreign exchange rate. Okay. तो बच्चों हमारे हर देश की अपनी करेंसी होती है करेंसी, और वो करेंसी हमारे देश में एक्सेप्टेबल है. आप देश के किसी भी कोने में जाइए, आपको वो करेंसी जो है एक्सेप्टेबल होगी, और वो करेंसी आप किसी भी देश के कोने में चले जाइए, आपकी करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है. आप वहां पर 2 रुपए की चीज भी नहीं खरीद सकते अपने करेंसी से. ऐसे ही अगर आपको कोई डॉलर्स देता है ना, या कोई और देश की करेंसी देता है, तो आप उसके बदले उसको सामान नहीं देंगे. एक शौकिया तौर पर देने वो अलग बात है कि चल मेरे पास भी करेंसी आ जाए, लेकिन आप बिजनेस के जरिए से देखें तो भैया आपको सारी पेमेंट डॉलर्स में हो रही है और आप अपना सामान बेच रहे हैं, आप देंगे नहीं.
क्योंकि आपको किस करेंसी की जरूरत है बिजनेस के तौर से, आपको इंडियन करेंसी की जरूरत है। ठीक है, तो अब जब हमने विदेशों से डीलिंग्स करनी है तो क्या जरूरत पड़ेगा, हमें विदेशी करेंसी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जो भी इंसान हमसे बिजनेस करेगा, मान लीजिए अगर हमें कोई देश अमेरिका हमें अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब समझते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इंपोर्ट मतलब विदेशों से खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना। तो अगर अमेरिका हमें एक्सपोर्ट कर रहा है और हमने उसको पेमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है वो क्या चाहेगा कि उसकी जो पेमेंट है वो उसी की करेंसी में आए, डॉलर्स में ही आए। अगर आपका सामान यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, मान लीजिए आप ऐसा कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं जो कि विदेशों में डिमांड है, आपके यहाँ जो फल है, मान लीजिए आपका बगीचा है और उसमें ऐसे फल उगते हैं जो कि आम की बहुत डिमांड रहती है विदेशों में, वो जो है आपने बेचा। अब आप क्या चाहेंगे, अमेरिका में जा रहा है, लंदन में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं 200 साल, तो उनको बड़ा पसंद आती है यहाँ की चीजें, तो यहाँ का कपड़ा वगैरह बहुत पसंद करते हैं, आम सब्जियां फल बहुत पसंद करते हैं यहाँ के। तो अब जो है अगर वहां पर आम की वहां पे जाएगा तो आपको आपके पास है, आप क्या चाहिए, डॉलर में पैसे आए, अच्छे लगेंगे आपको डॉलर, आप सामान बेच रहे हो, नहीं, आपको अपनी करेंसी चाहिए ना? तो इस तरीके से जो भी देश अपने कोई बिजनेस करता है तो उसको अपनी देश की करेंसी चाहिए, अगर वो बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी करता है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अमेरिका को हमें अपनी करेंसी को हमारी करेंसी में कन्वर्ट करके पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसकी वाली करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसे ही अब जैसे हम इतना तेल इंपोर्ट करते हैं, इतना हमारे यहाँ जितना पेट्रोल का कंजम्पशन है, 70% पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, 30% हमारे यहाँ के सी बेड से निकलता है। सी बेड यानी कि जो ये मुंबई महाराष्ट्र वाली जगह है, यहीं से जो है 30% तेल निकल आता है, पेट्रोल निकल आता है, और उसको फिर रिफाइन किया जाता है। क्या हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं और उसको फिर रिफाइनरी से रिफाइन करा जाता है। तो यहाँ जो 30% डिमांड है वो सिर्फ अपने देश में पूरी हो रही है, 70% पेट्रोल की डिमांड हमारी इंपोर्ट से पूरी हो रही है। तो पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, जिसमें हम जिस देश से हम ले रहे हैं, ठीक, अमेरिका को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो करेंसी में हम पेमेंट करेंगे तो हमें उस करेंसी को कन्वर्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए हमें ये जरूरत पड़ती है कि हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में फर्क कितना है, क्योंकि कन्वर्जन करने में भी क्या है, हम कितना हमें पैसा देना है और कितना हमें पैसा मिलेगा उसके बदले, कितनी उनकी करेंसी हम खरीद सकते हैं अपने पैसे के बदले, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश के अलावा जितनी भी विदेशी करेंसी होती है, किसी भी देश की करेंसी है, अमेरिका, चाइना, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी करेंसी है वो सब क्या कहलाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। और जो हमारी करेंसी है वो कहलाएगी डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो कोई भी विदेशी करेंसी क्या कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। तो अब जो करेंसी को कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करती है सरकारें, जो आपस में क्या डिसाइड करती है कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कितनी करेंसी आपकी कितनी करेंसी के बराबर होगी। जैसे इस समय पर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है, सपोज करिए 70 रुपीज चल रहा है, तो यानी कि उनका $1 और हमारे 70 रुपए, उनका ये ₹1 ही है और हमारे 70 रुपए के बराबर उनका ₹1 है। तो देखिए हमारे भारत का रुपया कितना ज्यादा कमजोर है, हमारे 70 रुपए और उनका ₹1 का हम सबसे सामान लेते हैं। तो ये शो करता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा डेवलप है। वहां पे ये कितने डेवलपमेंट कितना ज्यादा हो गया, देखिए कि वहां का सिर्फ ₹1 और यहाँ के 70 रुपए जो है यहाँ पर, ऐसे अगर हम इतनी पेमेंट करेंगे तो कितने लाखों में पेमेंट पहुंच जाएगी और कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। खैर ये करेंसी का जो रेट है ये दिन पर दिन, साल दर साल, अब तो मिनट्स में भी चेंज होता है, सेकंड्स में भी चेंज होता रहता है, करेंसी की वैल्यू हर सेकंड में चेंज होती है। क्योंकि कैसे डिटरमाइन होती है, ये डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। आपको याद होगा तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th में, लास्ट चैप्टर था जिसमें प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर भी हुआ करता था। और उसमें आपको मैंने बताया था कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं, कैसे डिटरमाइन होते हैं, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। ठीक, जहां पर ये डिमांड सप्लाई कर्व किसी भी कमोडिटी के लिए डिटरमाइन हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो उसका प्राइस हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हम उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देते हैं, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो क्या फर्क पड़ता है, प्राइसेस के ऊपर बढ़ जाते हैं। यानी कि किसी भी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी आज आप खरीदते हैं, उसका प्राइस, उसके दाम कैसे निर्धारित होंगे, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई से निर्धारित होंगे।
कितनी उसकी मांग करी जा रही है और कितनी यहाँ से सप्लाई हो रही है। अब जैसे हमारे भारत में पानी प्लेंटी है, प्लेंटी में अवेलेबल है, तो और डिमांड भी है, लेकिन फिर भी हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्योंकि बहुत ज्यादा अवेलेबल, सप्लाई बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अरब कंट्रीज में है, वहां पर पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे पेट्रोल बिकता है 2 रुपए लीटर, 3 रुपए लीटर, 150 रुपए में आप पूरा टैंक फिल करवा लीजिए अपनी 40 लीटर की टंकी का। इतना सस्ता पेट्रोल है वहां पर। तो क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। और वही पेट्रोल हमारे यहाँ पे इतना महंगा हो जाता है, क्योंकि जब वो जमीन खोदते तो पेट्रोल निकलता, हम जमीन खोदते पानी निकलता है। अब सोचो तुम्हारे यहाँ पे हमारे से पेट्रोल निकलेगा तो वैसे हमारे यहाँ सस्ता हो जाएगा। लेकिन दे आर ब्लेस्ड बाय द गॉड्स कि उनके देश में ऐसी ऑयल टैंक्स हैं जो कि उनको पता नहीं कितना अथाह वहां पे तेल है, और वो तेल खाली पेट्रोल नहीं है, वहां पे वो एक वैक्स की फॉर्म में निकलता है। सबसे ज्यादा वेनेजुएला में निकलता है तेल, लेकिन तभी बहुत गरीब देश है कि वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है वहां पे वेनेजुएला। तो वहां से जो वो तेल निकलता है बिल्कुल एक वैक्स की फॉर्म में निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा से ऐसे निकलता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उससे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब चीजें सेपरेट करी जाती हैं, तो जाके वो रिफाइंड पेट्रोल हमें मिलता है जो कि हमारी गाड़ियों में डलता है। तो वहां पे इतना सस्ता है ये पेट्रोल, कारण क्या है? क्योंकि वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्राइसेस इसलिए हमसे हो गए 2 रुपए लीटर, 3 रुपए लीटर, 4 रुपए लीटर, ऐसे जो है वहां पे प्राइसेस रहते हैं रिफाइन करने के बावजूद भी। अभी तो जब ये कोरोना के टाइम पर तो बिल्कुल 0 रेट हो गया था, क्योंकि डिमांड ही खत्म हो गई थी बिल्कुल ही। लेकिन हमारे यहाँ पे वही रेट रहा, क्योंकि टैक्सेस इतने ज्यादा है हमारे देश में। कल आपको मैंने बताया था कि टैक्सेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने जो पहले उधार ले रखे हैं उसको चुकाने के लिए, उसके लिए इन टैक्सेस को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उसका ब्याज कहाँ से भरा जाएगा? सरकार अपनी जेब से ना भरेगी, हमारे से टैक्सेस के रूप में निकालेगी। तो वो टैक्सेस इतने ज्यादा है इसलिए जो है, क्योंकि जब डिमांड बिल्कुल पेट्रोल की डिमांड, सब लोग घर में बैठे हुए तो पेट्रोल कहाँ यूज होगा? पेट्रोल यूज ही नहीं होता था जब ये कोरोना के टाइम पर। तो इवन पेट्रोल के रेट बिल्कुल 0 पर पहुंच गए थे कि फ्री में भी ले जाओ पेट्रोल। लेकिन यहाँ पर तो कम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो क्या है, किसी भी कमोडिटी का दाम उसकी डिमांड और सप्लाई से इंटरसेक्शन से डिटरमाइन होता है। ऐसे ही जो ये फॉरेन करेंसी होती है ना, इसका भी डिटरमिनेशन कैसे होता है? डिमांड और सप्लाई। आप विदेशी करेंसी की कितनी डिमांड करते हैं और उसी करेंसी की यहाँ पे सप्लाई कितनी होती है। करेंसी की सप्लाई कब होगी यहाँ पर? एक्सपोर्ट से। जब हम सामान बेचेंगे, वो हमारा सामान खरीदने के लिए एग्री होंगे, तभी तो सप्लाई आएगी यहाँ पे फॉरेन करेंसी की। और डिमांड फॉरेन करेंसी की कब होगी? इंपोर्ट से। क्योंकि जहां अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, हम डिमांड करें ना फॉरेन एक्सचेंज की। अब क्या हिसाब किताब है भैया? अमेरिका से हमारे इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट है ही नहीं, बहुत कम एक्सपोर्ट है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे रुपए की वैल्यू इतनी कमजोर है। और ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट कम है, ये अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगाए हुए हैं कि जो चीजें यहाँ पर बनती हैं, जैसे कपड़ा यहाँ पर बनता है, फल सब्जियां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ से टैरिफ्स हटा दिए थे, बताया था आपको मैंने 1990 पर। उन्होंने टैरिफ्स लगा रखे हैं, किस लिए? कहीं हम भी उनकी तरह डेवलप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो एबंडेंस में कॉटन होकर के कपड़ा वहां पे एक्सपोर्ट हो सकता है, एबंडेंस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जा सकते हैं, हमारी वैल्यू बहुत बराबर आ सकती है, काफी हद तक आ सकती है। जब भारत आजाद हुआ था ना, ये वैल्यू 2 रुपए थी,